हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन। माई सेल्फ समीर तेजवानी वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ आराध्य क्लासेस CTM। बच्चा लोग, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के अंदर लास्ट पार्ट्स के अंदर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में समझ लिया था। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कमिट किया था, हम प्रेजेंट लेक्चर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपके मटेरियल के अंदर पेज नंबर 310 क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो समझो, कोलोइडल सॉल्यूशन कंटेन्स small amount of electrolytes which is responsible for their stability। वो उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। क्यों? समझो, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा, सभी पार्टिकल के ऊपर एक जैसा चार्ज होगा, जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोएजुलेट नहीं होंगे। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। बट इफ लार्ज अमाउंट, अगर उनका लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है, तो ये लार्ज अमाउंट जो है वो क्या करता है, कोएजुलेट कर लेता है कोलोइडल सॉल्यूशन को। कोएजुलेट कर देता है किसको? यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है वो कोएजुलेट कर देता है कोलोइडल सॉल्यूशन को। आप पूछोगे कैसे, तो समझो, यहाँ पर सपोज कि आपका कोई कोलोइडल पार्टिकल है। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल जनरली इतने बड़े होते नहीं हैं, बट हम खाली उसको दिखाते हैं इस तरीके से। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सपोज कि पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, वो इस तरीके से इसके ऊपर एड्जॉर्ब होकर के सेकेंड लेयर बना देगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होगा, अब कोलोइडल पार्टिकल इस तरीके से हो जाएंगे न्यूट्रल। अब इनका कोएजुलेशन पॉसिबल है। तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हुआ, तो ये भी कोलोइडल पार्टिकल के कोलोइडल सॉल्यूशन के कोएजुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहने का मतलब कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको हमें मिनिमम करना पड़ता है। जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। बराबर, अगर उससे कम हो गया तो वापस कोएजुलेशन हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो भी कोएजुलेशन हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आपको मिनिमम करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्योरिफिकेशन। दिस प्रोसेस in which the amount of electrolyte is minimized या brought to the minimum value is known as purification of colloidal solution। उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स है। उसके अंदर सबसे पहली जो मेथड है वो है डायालिसिस। बच्चा लोग, आप लोगों ने डायालिसिस के बारे में समझा होगा। बराबर, मैं यहाँ पर डायालिसिस के बारे में समझाऊं उसके पहले डायालिसिस की फिगर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। बराबर, तो होता क्या है, इस तरीके की एक बैग के अंदर, बराबर, यहाँ पर वेसल जो मैंने लिया है वो कुछ भी इनफैक्ट आप बॉटल भी ले सकते हो। बराबर, इस तरीके की बॉटल के अंदर आप यहाँ पर, एक्चुअली बैग है, दो चीज़ों का मिक्सचर लेने वाले हो। जो मैं बड़े पार्टिकल्स ले रहा हूँ ना, दे आर कोलोइड्स। ठीक है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स ले रहा हूँ दे आर ट्रू सॉल्यूशंस। तो दिस इज ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स, जिसको हम क्रिस्टलॉइड्स बोल देते हैं। छोटे पार्टिकल्स को हम जनरली क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। और यहाँ पर जो बड़े पार्टिकल्स हैं
यहाँ पर जो हम बड़े पार्टिकल्स ले रहे हैं ना, उसको हम बोल रहे हैं कोलोइड्स। उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोलोइड्स। अब इसको हमने एक सूटेबल मेम्ब्रेन के अंदर रख दिया है, सूटेबल मेम्ब्रेन के अंदर रख दिया है, बराबर। यहाँ से हम वाटर को पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर का आउटलेट है, ठीक है। ये है आपका इनलेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर का इनलेट है और ये वाटर का आउटलेट है, बराबर। तो आप क्या कर रहे हो, एक बैग है, मेम्ब्रेन की बैग, जिसको आप यहां पर सस्पेंड कर रहे हो वाटर के अंदर। इस बैग के अंदर देयर आर टू थिंग्स, कोलोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। कोलोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। आप यहां पर वाटर को कंटिन्यूअसली पास कर रहे हो, तो होगा क्या? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड्स can pass through the membrane if water is passed, but colloidal particles cannot. तो जब हम वाटर को पास करेंगे, जब हम वाटर को पास करते हैं, तब क्या होता है? तब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं, ट्रू सॉल्यूशंस पार्टिकल्स जो हैं, वो डिफ्यूज्ड आउट होते हैं, वो डिफ्यूज्ड आउट होते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, वो डिफ्यूज्ड आउट होते हैं थ्रू मेम्ब्रेन। एंड जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स, वो कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमेन होते हैं अंदर के अंदर ही। समझना बच्चों, हमने क्या किया, हमारे पास टोटली दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन वाटर इज पास्ड द ट्रू सॉल्यूशंस विल पास आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, दे विल डिफ्यूज आउट through the membrane, but colloidal particles will not. So what we'll do here, we'll pass the water. When we pass the water, the particles of crystalloids which are smaller ones, these are crystalloids, जो छोटे छोटे हैं ना, उनको हमने crystalloids बोला है। तो this crystalloids will go out या will diffuse out through the membrane, but colloidal particles will not. So upon repeated this procedure, upon repeated dialysis, बराबर, upon repeated dialysis, what will happen? Upon repeated dialysis, the true solution particles will go out of the membrane and only true particles of colloids will remain inside the bag. Clear हुआ? This will only the basic funda of what you can say dialysis. The simple method is based upon the fact that colloidal particles cannot pass through the membrane, but the true solutions particle can pass through. ठीक है? Now a question comes that what do we mean by membrane over here? So see, the membrane can be the bladder, animal bladder that you are knowing कि animals bladder किसको बोला जाता है? It is a natural membrane. Bladder जो है वो आपका animal का cell wall हो सकता है. It is a natural membrane. And if you talk about artificial membrane, it can be parchment paper. It can be parchment paper. Or it can be cellophane paper, or it can be cellophane paper. These are the materials which can be used in the form of membrane. Clear हुआ? Now इसी का ही एक modified version पढ़ लेते हैं जिसका नाम है electrodialysis. The second purification method is electrodialysis. चलिए, let us understand what do we mean by electrodialysis. ठीक है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का यू हैव गॉट सेकेंड पार्ट विच इज बी इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो देखो बेटा, डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसका एक लिमिटेशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन? दैट द प्रोसेस इज टू स्लो। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज वेरी स्लो। यहां पर जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है। दिस कैन बी मेड फास्ट, दिस कैन बी मेड फास्ट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसे? बट इफ द impurities are
ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपकी इम्प्योरिटीज खाली इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं तो इस प्रोसेस को फास्टन अप किया जा सकता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कैसे होगा देख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहां पर हम वापस उस बैग के अंदर दो चीजों को भर देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर यू हैव गॉट कोलॉइड्स। बड़े जो पार्टिकल्स हैं दे आर कोलॉइड्स एंड छोटे पार्टिकल्स आर ट्रू सॉल्यूशन, या तो यू कैन से एज क्रिस्टलॉइड, इसको हम क्रिस्टलॉइड बोल सकते हैं। हमने यहां पर वाटर का इनफ्लो रखा है, वाटर इन, और यहां पर देयर इज वाटर आउट। ठीक है, यहां से वाटर जो है वो इन और आउट हो रहा है, बराबर। अब यहां पर हमने पानी रखा है, ठीक है, यहां पर हमने पानी रखा है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर with the help of suitable battery and suitable metal electrodes। यहाँ पर हम उसको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर देर आर माइनस चार्ज। लेट अस रिप्रेजेंट दिस बाय इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दीज आर योर इलेक्ट्रोड्स। नाउ व्हाट विल हैपन, द मोमेंट यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस solution, you can see the figure, it is given in the material also. So the moment when you pass electricity through this solution, what will happen? The electrolytes will move towards the oppositely charged electrodes. Let us say the example. If electrolyte is sodium chloride and you applied electricity, it will be converted into Na plus and Cl minus. The Na plus will go to negatively charged electrode, that is cathode, and the Cl minus will give to the positively charged electrode, which is anode. So by this way the process of dialysis, which was initially very slow, can be made fast by a simple addition of electric field, है ना। तो a question can be asked that the process of electrodialysis can be made fast by what? So the simple answer is it can be made fast by application of electric field. Is it clear? Okay, now let us see the next procedure, which is known as ultrafiltration. This process is also very important. The third procedure is ultrafiltration. See, ultrafiltration. तो देखो, simple filtration cannot be used for, simple filtration cannot be used for separation of colloidal and true solution. Why? Because जो simple filter paper है उसका pore size is very large. Why? Because the pore size of simple filter paper is large. इसका जो सिंपल फिल्टर पेपर का पोर साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो क्या होता है, अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन दोनों को रखोगे तो दोनों के दोनों ही नीचे आ जाएंगे, बराबर। बट द फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय स्पेशली डिजाइन्ड फिल्टर पेपर, बट द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय डन बाय स्पेशल फिल्टर पेपर। इस प्रोसेस को हम स्पेशल फिल्टर पेपर की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। अब व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशल फिल्टर पेपर? तो द स्पेशल फिल्टर पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल फिल्टर पेपर इज इक्वल टू
नॉर्मल फिल्टर पेपर, यहां पर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोइडॉन में डिप करोगे, कोलोइडॉन सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडॉन सॉल्यूशन इज 4% ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। तो कोलोइडॉन सॉल्यूशन को 4% सेल्यूलोज ऑफ 4% नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल एंड ईथर में डिप करोगे, देन प्लस सोक्ड इन या डिप इन फॉर्माल्डिहाइड सॉल्यूशन। उसके बाद इसको फॉर्माल्डिहाइड में सोक करोगे टू हार्डन अप। इससे क्या होता है, फिल्टर पेपर हार्डन अप हो जाता है। आपने देखा होगा कि वो स्केच बुक्स होती है ना, उसके अंदर जब वाटर कलर फिलअप करे जाते हैं तब उसके पेजेस हार्ड अप हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको कोलोइडॉन सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोइडॉन सॉल्यूशन, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल एंड ईथर के अंदर उसको डिप किया जाता है और उसके बाद उसको फॉर्माल्डिहाइड में थोड़ी देर सोक किया जाता है, रखा जाता है। इससे वो फिल्टर पेपर हार्डन अप हो जाता है, बराबर। एंड देन इट इज ड्राइड अप, देन वो जो फिल्टर पेपर होता है उसको ड्राई अप किया जाता है, सुखाया जाता है। इस फिल्टर पेपर को सुखाया जाता है। तो इस तरीके से आपका स्पेशल फिल्टर पेपर, जिसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोला जाता है, वो बनाया जाता है। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर यहां पर यूज कैसे किया जा सकता है वो समझो। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ, चलो थोड़ा और अल्ट्रा फिल्टर पेपर के बारे में समझ लेते हैं। इन अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये जो है ना चीज, उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोला जाता है। इन अल्ट्रा फिल्टर पेपर द पोर साइज इज रिड्यूस्ड, द पोर साइज इज रिड्यूस्ड। कैसे? हमने इस सॉल्यूशन को वहां पर इम्प्रिग्नेट कर दिया, चिपका दिया है। पहले पोर साइज ऐसी थी, बराबर। अब यहां पर ये प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन हमने लगाया ना वो इधर आके ऐसे लग गया। तो क्या हुआ, पोर की साइज छोटी हो गई। वही फिल्टर पेपर के पोर की जो साइज है वो छोटी हो गई, लाइक दिस। कैसे छोटी हो गई, यहां पर जो सॉल्यूशन आया ना वो हमने यहां पर इस तरीके से चिपका दिया, तो पोर की साइज छोटी हो गई। इसकी मदद से क्या हुआ, सो नाउ द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास। वाई? बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कैन पास बट नॉट कोलोइड्स, बट कोलोइड्स नहीं पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास जो फिल्टर पेपर है वहां पर आपका कोलोइडल पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से कोलोइडल पार्टिकल यहीं पर आके स्टिक हो जाएगा, अटक जाएगा, और नीचे जो छोटी साइज के ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। इज इट क्लियर? दैट इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट यू कैन से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ultrafiltration. Now we are supposed to see the next question, which is question number 25. Give the information about colligative properties. देखो बच्चों, colligative properties के बारे में चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत ही अच्छे से आइडिया ले लिया है कि भाई colligative properties होती क्या है, बराबर। What do we mean by colligative properties? इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, बराबर। हमें यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में समझना है, बराबर। सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझ लेते हैं। कॉलिगेटिव, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 25, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, व्हाट डू वी मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या द सिंपल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ solute particles, यहां पर अगर आप सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो यहां पर डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स भी आ सकता है, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड
नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर, नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर, वो उनके केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर या डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल आइडेंटिटी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। बच्चों आपने टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा जो है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। याद रखो बच्चों, अब हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है ट्रू सॉल्यूशन की और कोलोइडल पार्टिकल की। ट्रू सॉल्यूशन और यहां पर आपका आएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। चलिए ये लिख देते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में आपके पास पता है कि पार्टिकल का साइज छोटा होता है, पार्टिकल साइज इज स्मॉल। कैसे? यहां पर होता है 10 to the power -10 to 10 to the power -9 मीटर। यहां पर जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज इज बिग। कितना? 10 to the power -6 to 10 to the power -9 मीटर। तो देखो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो काफी छोटा होता है, इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो कहने का मतलब गिवन वॉल्यूम में ट्रू सॉल्यूशन के ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल भरे जाते हैं कंपेयर टू कोलोइडल सॉल्यूशन। चलो इस चीज को समझना हो तो समझो कि आपके क्लासरूम के अंदर मैं आप लोगों को स्माइली बॉल और फुटबॉल अरेंज करने के लिए दे रहा हूं, बराबर। स्माइली बॉल और फुटबॉल अरेंज करने के लिए तो आप बड़ी आसानी से आंसर दोगे कि भाई स्माइली बॉल का बहुत ज्यादा नंबर क्लासरूम में भरा जा सकता है, फुटबॉल इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं भरा जा सकता क्योंकि फुटबॉल का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। लाइकवाइज यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन आपके स्माइली बॉल है और कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं दे आर योर फुटबॉल ओवर हियर। तो कहने का मतलब गिवन वॉल्यूम में ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल ज्यादा आएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर लेस देन ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर ऑलवेज लेस देन ट्रू सॉल्यूशन। इस चीज को हमेशा हम याद रखेंगे, बराबर। यहां पर लिख भी देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोलोइडल पार्टिकल्स। वो हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू कोलोइडल पार्टिकल्स। इस चीज को हम हमेशा याद रखने का ट्राई करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर छोटे होने की वजह से इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा आती है, यहाँ पर बड़े होने की वजह से इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा आता है। क्लियर आया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, टिंडल इफेक्ट। चलिए टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले टिंडल इफेक्ट का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। सपोज कि आपका यहां पर लाइट सोर्स है, यहां पर आपका लाइट सोर्स है, ठीक है। यहां पर आप इसको एक लेंस से पास कर रहे हो, बराबर। तो यहां से जो लाइट है वो इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगी, बराबर। और यहां पर आप सॉल्यूशन भर रहे हो, बराबर। फर्स्ट केस के अंदर आप यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन भर रहे हो, बराबर।
ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पर आप ट्रू सॉल्यूशन भर रहे हो और जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वेशन है थ्रू डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर आपने अपना आई रखा है, बराबर, पहला। और दूसरा यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप रख रहे हो, बराबर, ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हो इन द व्हाट यू कैन से राइट एंगल डायरेक्शन। यहाँ पर आप राइट एंगल डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो। तो देखो होगा क्या, when the light from appropriate light source is passed through true solution and if the transmitted light, this is your transmitted light and this is your reflected light, if transmitted light is observed it looks very clear। अगर हम transmitted light को देखते हैं तो it is very clear, but if it is observed at the right angle या if it is observed in case of reflected light, if reflected light is observed over here with the help of microscope, we can see a perfect dark, true solution के केस में। वापस लाइट इधर से पास किया, दो डायरेक्शन में व्यू लिया, इस डायरेक्शन में एकदम क्लियर व्यू आया और इस डायरेक्शन में मतलब कि लाइट की वेव की डायरेक्शन के अंदर ही, बराबर, क्लियर व्यू आया और उसके राइट एंगल के ऊपर व्यू करने पर हमें एकदम परफेक्ट डार्क मिला, परफेक्ट डार्क मिला। अब इसी चीज को हम कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। यहां पर सिंपल में कोलोइडल सॉल्यूशन भर लेता हूं, तो समझना बच्चों, कोलोइडल सॉल्यूशन भरने पर क्या होता है हम यहां पर पहले नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब पहले देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट और यहां पर उसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। देखना, अब देखो हम यहाँ पर लाइट सोर्स ले रहे हैं, लाइट सोर्स ये लेंस है आपका, लेंस आपको अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में इस लाइट को फैला करके दे देगा। तो यहाँ पर इफ लाइट सोर्स इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज ऑब्जर्व्ड, द ट्रांसमिटेड लाइट शोज सम व्हाट यू कैन से रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यहाँ पर रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखने को मिलता है, या तो यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट लाइट देखने को मिलती है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है ना, थोड़ी सी कम लाइट देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर थोड़ा झांका झांका सा दिखता है। एंड इफ द सेम लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट द राइट एंगल, दैट इज इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑब्जर्व्ड, देन ओपेलेसेंस इज ऑब्जर्व्ड। ओपेलेसेंस का मतलब क्या हुआ, बीम ऑफ लाइट is direction of beam of light is illuminated, मतलब a blue light is observed। यहां पर ओपेलेसेंस का मतलब क्या है, यहां पर जो लाइट का बीम है ना उसका परफेक्ट ब्लू अपीयरेंस देखने को मिलता है। यहां से ब्लू लाइट निकल रही हो ना कहीं से, ऐसा समझ में आता है। तो वापस, if light is passed through colloidal solution and if transmitted light is observed it looks translucent, मतलब इसका इंटेंसिटी कम हुआ है। and if the reflected light is observed, bluish beam is observed, यहाँ पर in case of path of the light। Why this phenomenon happens? This phenomenon happens due to the fact that colloidal particles scatter the light। समझ में आ रहा है, यहाँ पर this happens because of fact that because of colloidal particles scatter the light in all direction, scatter the light in all direction। अब स्कैटरिंग का मतलब आपको पता है, लाइट को हर डायरेक्शन में फैला देना उसको बोला जाता है स्कैटरिंग। तो सपोज करो कि यहाँ पर आपका कोलोइडल पार्टिकल है, वो यहाँ पर इस तरीके से लाइट का स्कैटरिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख दो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल। वो कोलोइडल पार्टिकल जो है वो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं। तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस।
यहाँ पर इस कोलोइडल पार्टिकल ने लाइट को इस डायरेक्शन के अंदर स्कैटर कर दिया, इसीलिए यहाँ पर आपको पाथ ऑफ द लाइट दिखा, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंटेंसिटी दिखा। ठीक है, याद रखो बच्चों, दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय फैराडे। इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फैराडे। ठीक है, एक मिनट। दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट observed by Faraday and studied by Tyndall, और इसको स्टडी किया था टिंडल ने, hence known as Tyndall effect। ठीक है, hence known as Tyndall effect। एक चीज और याद रखो कि टिंडल इफेक्ट की मदद से हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइड्स को अलग अलग कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, ट्रू सॉल्यूशन होगा वो कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं देगा और कोलोइडल सॉल्यूशन देगा। मतलब आपको इन दोनों सॉल्यूशन को टॉर्च की मदद से देखना है। अगर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों लाइट आ रही है तो इसका मतलब कोलोइडल है। अगर सिर्फ ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ यह आपका ट्रू सॉल्यूशन है। इसके बारे में आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट विच इज नोन एज जिग्मोंडी। जिग्मोंडी वाज द साइंटिस्ट हु यूज्ड दिस टेक्निक इन ऑर्डर टू डिस्कवर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का डिजाइन करने के लिए जिग्मोंडे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस इफेक्ट का स्टडी किया था। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, बराबर। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 विच इज कलर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है आपको। यहां पर पेज नंबर 311 पे दिया है, क्वेश्चन नंबर सेम है 26, कलर। ठीक है, तो देखो कलर कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का जो कलर है, कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड। कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड। किस वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करते हैं उसके ऊपर जो कलर है वो डिपेंड करता है। कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर जो है वो किस वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स एंड शेप। वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स और की पार्टिकल्स की साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम गोल्ड सोल को लें, ठीक है, तो गोल्ड सोल अगर छोटा है, फाइनेस्ट कलर है, फाइनेस्ट है, तो वो रेड दिखता है। अगर हम थोड़ा साइज उसका बड़ा करें तो पर्पल दिखता है। अगर और थोड़ा बड़ा किया जाए तो ब्लू दिखता है, और लास्ट में एकदम बड़ी साइज के जो सोल के पार्टिकल्स हैं वो गोल्डन दिखते हैं। आप ध्यान से देखो, हम इधर से इधर आ रहे हैं तो साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो बढ़ रहा है। अगर छोटी साइज के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो रेड दिखेंगे, थोड़े बड़े वायोलेट पर्पल दिखेंगे, उसके बाद थोड़े और बड़े हैं तो ब्लू दिखेंगे, और लास्ट में अगर हम पार्टिकल का साइज एकदम बड़ा कर दें तो गोल्डन दिखेगा। ये हो गया साइज का डिस्कशन। अब शेप के बारे में भी डिफरेंस है। अगर गोल्ड का पार्टिकल का साइज स्फीयरिकल है तो वो रेड दिखेगा, और अगर डिस्क शेप का है तो फिर वो आगे जाकर के गोल्डन दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से जो कलर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स है वो उनकी साइज और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो थर्ड फैक्टर आता है वो है बाय द वे ऑफ ऑब्जर्वर, या बाय द वे बाय विच ऑब्जर्वर लुक्स द लाइट, बाय विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द लाइट, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द लाइट, मतलब ऑब्जर्वर कैसे लाइट को देखता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिल्क प्लस वाटर के अंदर से, अगर हम मिल्क प्लस वाटर के अंदर से लाइट को पास करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मिल्क प्लस वाटर के अंदर से लाइट पास करते हैं, बराबर। और अगर हम उस लाइट को देखते हैं
तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो ब्लू दिखता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो आपका ब्लू दिखता है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो आपका रेड दिखता है। ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो आपका रेड दिखता है। अगर हम मिल्क प्लस वाटर के मिक्सचर में से बराबर लाइट को पास करें और सीधी डायरेक्शन में, मतलब कि ट्रांसमिटेड लाइट को देखें तो वो रेड दिखेगी, और 90 डिग्रीज के एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको देखने का ट्राई करेंगे तो वो ब्लू दिखेगी। क्लियर है बच्चों, एकदम परफेक्ट। तो कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड, दूसरा है डिस्पर्स्ड पार्टिकल की साइज एंड शेप। साइज अगर छोटी है तो गोल्ड सोल रेड दिखेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी ऐसे पर्पल, ब्लू और लास्ट में गोल्डन दिखेगा। थर्ड है ऑब्जर्वर उसको किस तरीके से देख रहा है उसके ऊपर। अगर मिल्क प्लस वाटर के मिक्सचर को रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में देखा जाए तो ब्लू, और ट्रांसमिटेड डायरेक्शन में देखा जाए तो रेड दिखता है। क्लियर हुआ, ये चीज हो गई आपका कलर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है ब्राउनियन मोमेंट। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट के अंदर क्या है देखो, तो ब्राउनियन मोमेंट का सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। ठीक है, देखिए यहां पर हमने कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखाया है, बराबर, लाइक दिस। ओके, तो जब कोलोइडल पार्टिकल्स को, व्हेन कोलोइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है, जब कोलोइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जैसे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखा जाता है, तब दे आर फाउंड इन कांस्टेंट जिगजैग मोशन। तब उनको कांस्टेंट जिगजैग मोशन में देखा गया है। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स को हम या कोलोइडल सॉल्यूशन को एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो ऐसा देखा गया है कि दे आर अंडर कांस्टेंट जिगजैग मोशन। वो हमें कांस्टेंट जिगजैग मोशन के अंदर दिखते हैं। व्हाई दिस कांस्टेंट जिगजैग मोशन अकर्स? तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ रैंडम मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ रैंडम movement is known as ब्राउनियन मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। इसको सबसे पहले बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया था। was studied by रॉबर्ट ब्राउन, was studied by रॉबर्ट ब्राउन। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया था। एंड ये क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस अनबैलेंस्ड फोर्स बाय डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, वो कंटिन्यूअसली डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, उसके ऊपर हर तरीके से अलग अलग डायरेक्शन का फोर्स लगता रहेगा, इसीलिए वो रैंडम मूवमेंट करता रहता है, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। याद रखो, द ब्राउनियन मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। कैसे? because of this Brownian movement it provides stirring effect। ये कंटिन्यूअसली कोलोइडल पार्टिकल्स को स्टर करता ही रहता है। अगर ये ऐसा स्टर नहीं करे तो कोलोइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, कोएजुलेट हो जाएंगे और फिर स्टेबिलाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज ना हो, इसके लिए यहाँ पर ब्राउनियन मोमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली इनको स्टर करता रहता है, हिलाता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो कोएजुलेट होकर के स्टेबिलाइज नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो द ब्राउनियन मोमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, इट प्रिवेंट्स द कोएजुलेशन। क्लियर है? तो बच्चों अब इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक का टॉपिक कवर कर रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
तब तक के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।